वजीर दिफा माशाल्लाह मुल्क का वजीर दिफा है। जहां हिंदुस्तान के साथ जंग हो रहा था वो पता नहीं कहाँ छुपा होता। उस वक्त तो बिलावल साहब सारी वो सफारतकारी कराता, वजीर दिफा बन के, वजीर खारजा बन के, वजीर इत्तलात बन के, ये तो छुपा हुआ था कहीं। फिर वो शख्स बजाय ये उस एक्शन कमेटी जहां उन्हें लाशें रखी हुई है, जहां वो एहतजाज कर रहे हैं, कहते हैं आज़ाद कश्मीर का इलाका ही नहीं है रावलाकोट, वहां जो रहने वाले वो कश्मीरी नहीं है। ऐसी सूरत हाल में क्या उनको जूते नहीं पड़ेंगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में? इस वजह से वो खौफजदा है। हाँ, अगर उनका ये ख्याल है कि पंजाब की तरह वो फॉर्म 47 का ड्रामा मचा देंगे तो यकीन करेंगे पीपल्स पार्टी उस एक्शन कमेटी के साथ होगी, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की आवाम के साथ होगी। और फिर जो एक्शन कमेटी की जो सारे मुतालबात तकरीबन दोनों पार्टी ने मान लिया। मंदोहेल साहब, ये आपका आपकी राय तो है, हम आपकी राय का बड़ा एहतराम करते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी में जो चंद एक लोग हैं खुल के बोलते हैं और सच सारी सच बोलते हैं, लेकिन आप कुछ ज़्यादा सच बोल जाते हैं। तो आपने कहा कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, यही सारा कुछ आपने वफाकी हुकूमत, वफाक में जब इलेक्शन थे तो ये आपकी गुफ्तगू, आपके लीडरों की तकारीर मौजूद हैं, GB में आपके लीडरों की तकारीर मौजूद हैं। और जिस दिन GB में हुकूमत बन गई थी, बिलावल साहब ने एक दफ़ा नहीं कहा था कि चीफ़ इलेक्शन कमीशन फ़लाँ है, बिलावल साहब ने एक दफ़ा नहीं कहा था कि जनाब आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है, तो कहा था कि आपको महसूस भी नहीं होने देंगे कि आप अपोजिशन है। तो यही काम आपने जाके कश्मीर में भी करना है। तो ये मत, अवाम को पता है कि किसके मंजूरी से क्या होता है क्या नहीं होता। आपने प्रोग्राम में कहा था 50,000 रुपये तनख्वाह नहीं होगी तो लाख रुपया नहीं 50,000 तक, तो सारा कुछ आपके बात मानी कोई नहीं गई, आप हर बात उनकी मान लेते हैं। तो कश्मीर में भी ऐसा हो गया। फिर वो पश्तो में कहावत है कि लोमड़ी के मुंह से एक नवाला छीना भी बहुत है। हमने तो जरूर ख्वाहिश जाहिर की कि 50% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह कर दी, मगर 7 किए तो भी हम नहीं कराया, वरना तो टक्का बढ़ाने को तैयार नहीं थे। और यहाँ जो ब्लू पासपोर्ट की भरमार है, यहाँ जो 90,000 गाड़ियाँ पाकिस्तान में सरकारी चल रही है, और यहाँ जो 57,000 ब्लू पासपोर्ट बीवी बच्चों और ये करप्ट ब्यूरोक्रेसी के पास है, और फिर ये जो सफारतकारी के 1300 पासपोर्ट है, पता नहीं ना जाने कौन सी चमचे लोग हैं सफारतकारी में जो ये पासपोर्ट हासिल करते हैं, कि ना जो ओरिजिनल सफारतकार है उसकी मैं इज्जत करता हूँ। मैं ये करता हूँ कि जो वज़ीर आज़म की जो मुशीर बने हुए, ये कौन सी खेत की मूली ये के साथ फिर रहे, इनका क्या कमाल है। बात ये होता ना, अगर इस वक्त सफारतकारी में दुनिया ने नाम किया पाकिस्तान, तो वो आसिम मुनीर की वजह से किए। शहबाज शरीफ पे क्या लेना देना? और ये जो बूढ़े कापड़ उसके साथ इन्हें मुशीर लगाए हुए, जिनका कोई वो नहीं है, और जमाने से पिछले सर बिलावल साहब तारीफ कर रहे हैं इसी मामले पर वजीर आजम साहब की भी, और हुकूमत को मुबारकबादें दी हैं बिलावल साहब ने। देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको, आप थोड़ा सा राना साहब भी जज्बाती बात कर लेते हैं। मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूँ कि जब गिलगित बल्तिस्तान वाले में मैं आपके शो में, मेरे साथी हर शो में, और खुद बिलावल साहब को बोलना पड़ा वही बातें जो हम हमेशा करते रहते हैं। लेकिन आप क्या समझ रहे कि हमने अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करा है, वो जो हुकूमत ने धांधली की है उनको हमने नंगा कर दिया सारे बाजार में। तो आप क्या करें कि मतलब हम कोई आगे बढ़े नहीं, बस उसी चीज़ को चिख्तर है। हमने जो दिखाना था पाकिस्तानी आवाम को कि बाबा ये लोग फॉर्म 47 की पैदावार है, बाबा ये लोग जाली लोग हैं, बाबा ये पटवारियों का टोला है, ये गुलू भट्टों का टोला है, ये सारी बातें तो हमने आवाम के सामने की थी। अब आप क्या करें, हर शो में हर जगह पे हम यही कहते रहे, गुजर गया। हमने कहा चलो दफा करो, आगे बढ़ो। यही बात कश्मीर की उनके बिलावल साहब ने आज बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मीडिया के सामने। उन्होंने कहा कि देखिए इलेक्शन शफाफ तरीके से हो, कोई भी जीते उसको अब मौका मिलना चाहिए। उसने ये नहीं बोला कि मैं जीतूंगा तो मुझे मौका दे, कोई भी जीते। तो सवाल ये कि हम आगे बढ़ने वाले लोग हैं, हम दरगुजर करने वाले लोग हैं। हम जो है ना वो बुग़्ज़ रखते नहीं है दिल में। जो नून लीग जो है ना वो जब मजबूर होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं, मजबूरी निकल जाते हैं तो गर्दन पकड़ लेते हैं। ये तो उनकी पुरानी कहावत है। और फिर पगाड़ा साहब की है मरूम की, जो कई अरसा वो इंतकाल भी कर चुके हैं पहले। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये सारी चीज़ें हम तो इसी कहते हैं कि आगे बढ़े, आगे बढ़े, इसको छोड़े, दरगुजर करें, दरगुजर कर ले। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये सारी चीज़ें आप अच्छा मंदोखेल साहब ये बताइएगा सर जी साकिब साहब कि कल जो है वो बैरिस्टर अकील साहब जो है वो एक टॉक शो में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि 28वीं जो तरमीम है ना, वो मामला मार्च तक जा सकता है, यानी कि मार्च से पहले उनके बकौल के ये जो है वो कुछ नहीं होगा। तो आपको यकीनन समझ होगी कि मार्च क्यों कहा जा रहा है। मार्च में सेनेट के इलेक्शन होने हैं और नून लीग को
काफ़ी नशस्तें जो है वो मिलनी है, उसमें आप लोगों को भी मिलेंगी, तो उसको काफ़ी मिलनी है। तो ऐसे लगता है कि नून लीग भी जहाँ पे पीपल्स पार्टी उन पे खुल के अब जब वो मुख्तलिफ टॉक शोज़ में तनकीद करती है, तो नून लीग भी अपनी जो सफ़बंदी है उसको मजबूत करने के लिए अब मार्च का इंतज़ार कर रही है। तो हो सकता है कि आप पे जो है वो जो लेते हैं साथ आपका, उसमें कमी आ जाए मरकजी हुकूमत को। देखिए, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करें मेरे भाई। आपको किसने बोला कि सीनेट के इलेक्शन में नून लीग की अक्सरियत होगी? जहां पंजाब में उनकी अक्सरियत थी कि वो हमारे सिंध में होगी, जहां बलूचिस्तान में होगी उनसे ज़्यादा हमारी सीटें, जहां पुख्तूनख्वा में है तकरीबन पीटीआई ज़्यादा है, हमें भी एक आध सीट मिलेगी, नून लीग को भी एक आध सीट मिलेगी, तो बरतरी कहाँ से होगी? पहली बात। दूसरी बात ये कि जो 28वीं तरमीम में, मैं वैसे थे कानून के तालिब इल्म, हर आने वाला जो तरमीम है, चाहे वो कल आ जाए या 10 साल बाद है, जिसका नाम 28वां होगा, उसके बाद जो आएगा उसका नाम 29वां होगा। दूसरी बात है कि ये जो बजट से पहले 28 की जो रेट लगाई हुई थी मीडिया ने, या मुख्तलिफ जो मुखबरों का टोला था जो सियासी लिबादा ओढ़ के वो जो कहते हैं 28वीं तरमीम आएगा और ये भी होगा, ये भी होगा, कहाँ गई वो बातें? राना साहब आप भी सवाल कर रहे थे, साकिब बशीर साहब आप भी मुझे सवाल करते हो, वो कहाँ गई 28वीं तरमीम? बजट भी पास हो गया, जो कुछ हमने हासिल करना था थोड़ा बहुत, मैंने किया तो हमने ज्यादा हासिल किया है, लेकिन हमने लड़े तो सही। पीटीआई कहाँ थी, जेयूआई कहाँ थी, बाकी जो बातें कहाँ? वो सूबों के बजट से कटौतियां कर ली ना, हुकूमत ये कहती है कि हमने जो काम डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कर लिया है। नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना, मेरी बात सुन आप। मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, मेरे सारे टॉक शो उठा के देखे एनएफसी अवार्ड पे, सारे टॉक शो में दावे के साथ कहता हूँ, हर टॉक शो में मैंने ये कहा कि जरूरी नहीं है कि आप एनएफसी अवार्ड जो है उसको छेड़े, उसको मत छेड़े। वफाक को जरूरत हो, हमने जंगें लड़ी है, हमारे अफवाज को जरूरत है, सुबह को बोले कंट्रीब्यूशन कर दे, वही हुआ ना आपके सामने। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि मैं पहले दिन से मेरा ये मुद्दा है और वो आप चेक कर ले। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि यकीनन उसके ऊपर तमाम पार्टियां, तमाम सूबे जो नहीं उनके पीटीआई की जो हुकूमत है वो भी इस चीज़ पे आमादा होगी। तो ये चीज़ें तो आप एक समझ लो कि उसको अलग रखे। उस हवाले से आप एक तरमीम के पीछे लगे, 18वीं खत्म करो और एनएफसी अवार्ड खत्म करो, तो हमने नहीं होने दिया। तो सवाल ये कि हर चीज का कोई रास्ता है। मिसाल के तौर पे मंदोखेल साहब बिल्कुल हर चीज़ का एक रास्ता है। इस कौम के लिए कोई महंगाई से बचाव का कोई रास्ता है? पेट्रोल की कीमत कम होने का रास्ता है? इस कौम को रात को सुख की नींद सोने का कोई रास्ता है? गरीब का बच्चा पढ़ जाए इसका कोई रास्ता है? बस ये बता दें। नहीं है ना, तो इस वजह से नहीं है, इस वजह से नहीं है। कौन से दुनिया के मुल्क में 90,000 सरकारी गाड़ियां चल रही है? कौन से दुनिया में 90,000 गाड़ी के प्रोटोकॉल, पेट्रोल डीजल फ्री, बच्चे बेगमात गाड़ियों में घूम रहे हैं? कौन सा दुनिया के मुल्क में 40 करोड़ बिजली की यूनिट फ्री दिए जाते हैं सरकारी बाबाओं को? कौन सा दुनिया के मुल्क में कहा जाते हैं नौजवान बेरोजगार हो, खुदकशी करो और बाबे जो ना वो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन सिंध में भी तो है ना ये सारा कुछ। या तो यार मैं कहता हूँ सब में ना यार, आप क्यों मुझे छेड़ रहे हो? मैंने ये बोला कि पंजाब में मैंने ये बात की है, मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो दूसरी बात ये, कौन से दुनिया के मुल्क में है कि वहां पे जाके 28 साल तक ब्यूरोक्रेसी के बच्चों जिसके 10 साल पोते हो उसको जो ना ब्लू पासपोर्ट मिल रहा हो? ओ भाई खुदा को मानो, जब ये आपका ये हाल होगा तो कभी भी न महंगाई खत्म होगी, न बेरोजगारी खत्म होगी, न कुछ भी खत्म नहीं होगा जब तक आप अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे। जब तक आप अपने, मिसाल के तौर पर एक शख्स की तनख्वाह 10,000 है और अखराजात 20,000 है, आप जितने मर्जी पूरे मोहल्ले से भीख मांगो, कर्ज लो, आप जो ना पाँव पे नहीं खड़े हो सकते। यही हाल पाकिस्तान का है।